19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली मंत्री के जाने पर खड़ा हुआ बवाल। सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों ने की इजरायल की कड़ी निंदा। मस्जिद में इजरायली मंत्री के जाने से गुस्से में आया हूती, दाग दी 3 मिसाइलें। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा चीन, PLA में शामिल हुई रोबोट सेना। उड़ते हुए टर्टल मिसाइलों की कर रहे हैं फायरिंग। हवा में ही फेल हो गया यूनाइटेड एयरलाइंस का इंजन, पायलट ने सूझबूझ से बचा ली 230 लोगों की जान। गुजरात हवाई जहाज कांड के बाद से लगातार सामने आ रही है विमान हादसे की तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोगों ने गाजा के सपोर्ट में हार्बर ब्रिज पर निकाला मार्च। इतनी बड़ी तादाद से दुनिया भर की निगाहों में आया ये प्रदर्शन। गाजा से सामने आया दर्दनाक वीडियो, अपनी कब्र खोद रहा इजरायली बंधक। एक तरफ फिलिस्तीनी तो दूसरी तरफ इजरायली बंधकों को चुकानी पड़ रही है बड़ी कीमत। ईरान के समर्थन में पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है मामला। ट्रंप का अल्टीमेटम बेअसर, पुतिन की सेना ने ढा दिया यूक्रेन का मजबूत किला। जेलेंस्की देखते रह गए। इजरायल में कुछ बड़ा होने वाला है। नेतन्याहू के खिलाफ 600 पूर्व सुरक्षा अधिकारियों ने उठाया ये बड़ा कदम। यमन में नाव हादसा, 140 प्रवासियों के मरने की आशंका। अवैध रास्ते खाड़ी देश जाने की मजबूरी समझिए। इमेज पर संकट, दोस्त भी हुए बागी। गाजा में जंग लड़ते इजरायली PM नेतन्याहू के सामने आई कई बड़ी चुनौतियां। आज तारीख है 4 अगस्त 2025 और दुनिया जहान की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों और 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बत में लगातार कमी आ रही है, इसकी वजह से हमारे इस बुलेटिन के व्यूज़ घट रहे हैं। ऐसा ना होने दें, हमारा सपोर्ट करें और अपना ये सहयोग ज़रूर से ज़रूर दें। साथ ही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे दूसरे चैनल N4 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ भी खबरें मिल जाएगी। आप YouTube पर @News N4 लिख कर भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी N4 न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं बुलेटिन पर। सबसे पहले दोस्तों बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बेन गबीर के अल-अक्सा मस्जिद जाने पर, जहां पर मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों ने आलोचना की है। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे दंडात्मक बताते हुए तल अवीव पर 3 मिसाइल अटैक कर दिया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये क्षम्य नहीं है और इसकी सजा इजराइल को मिलेगी। अल मायदीन के मुताबिक बेन गबीर के अल-अक्सा मस्जिद पर जाने की खबर मिलते ही हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों को दनादन दागना शुरू कर दिया। हूती विद्रोहियों ने इन मिसाइलों के साथ साथ कुछ ड्रोन अटैक भी इजराइल पर किए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली अटैक की वजह से कई इलाकों में सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। अभी इन मिसाइलों में कितना नुकसान पहुंचा है, इसे आधिकारिक तौर पर जांच किया जा रहा है। कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो चीन ने तकनीकी के मामले में एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। चीनी इंजीनियर ने 3D प्रिंटेड रोबोट बनाया है। 6 पैरों वाले कछुए की तरह दिखने वाला ये रोबोट तकनीकी विशेषज्ञों और सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान खींच रहा है। ये पानी पर तैर सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। मिसाइल दागने की क्षमता के चलते इसे युद्ध क्षेत्र के भविष्य की तरह देखा जा रहा है। कई एक्सपर्ट इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध के लिए चीन की तैयारी की तरह देख रहे हैं। इस रोबोट को एक चीनी निर्माता के निजी लैब में डिजाइन किया गया है। ये जमीन के साथ हवा और पानी में नेगेटिव करने में सक्षम है। इसका वीडियो बिली और बीवी जैसे चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। इसमें कछुए जैसे दिखने वाले ड्रोन पथरीली जमीन पर
रेंगता, पानी में गोता लगाता और तैराक की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये चित्रोट उड़ान प्रणाली का उपयोग करके हवा में उड़ जाता है। इतना ही नहीं, ये छोटे मिसाइलों को ले जाकर लॉन्च भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो अमेरिका के एक बहुत बड़ा विमान हादसा टल गया है। दरअसल पिछले हफ्ते वर्जीनिया के वाशिंगटन डल्लेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की थी। यूएस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो म्यूनिख जा रहे बोइंग 787 जो यूनाइटेड फ्लाइट 108 के नाम से चल रहा था, उसका इंजन अचानक फेल हो गया, जिसके बाद पायलट ने माइडे यानी विमान हादसे की आशंका को लेकर कॉल किया था। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वाशिंगटन डल्लेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से म्यूनिख जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट UA 108 को उड़ान भरने में कुछ ही मिनटों बाद आपातकालीन लैंडिंग करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 25 जुलाई की शाम करीब 6 बजे जब विमान करीब 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, तभी विमान का बाएं तरफ वाला इंजन फेल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरलाइंस में 219 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य शामिल थे और 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसका इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद पायलटों ने आपातकाल की घोषणा करते हुए माइडे माइडे कॉल दिया, जो किसी भी गंभीर विमान संकट के समय दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत जवाब दिया और रिटर्न के लिए क्लियर रास्ता मुहैया कराया। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को करीब 1 लाख लोगों ने गाजा के समर्थन में एक बड़ा मार्च निकाला। ये मार्च सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर हुआ था, जिसमें लोग गाजा के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाए और गाजा में भुखमरी खत्म करने की मांग तक कर डाली। बारिश के बावजूद लोगों ने बड़ी संख्या में परेड में हिस्सा लिया। इस मार्च को फिलिस्तीनी एक्शन ग्रुप ने आयोजित किया था, जिसका मकसद दुनिया का ध्यान गाजा के मुश्किल हालातों की ओर खींचना था। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिसमस के इस मार्च का विरोध किया गया था, जिसमें लोगों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी की। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर, जी हाँ, गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि हमास ने शनिवार को कहा है कि ये आज़ाद फिलिस्तीन राज्य नहीं बनने तक हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास का 2007 से गाजा पर नियंत्रण है। हमास ने कहा है कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की बातों का जवाब दे रहे हैं। विटकॉफ ने कहा था कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए हमास ने शनिवार को 24 साल के इजरायली बंधक एवेतार डेविड का दूसरा वीडियो भी जारी किया है। इसमें डेविड काफ़ी कमज़ोर और एक गड्ढा खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में डेविड बताते हैं कि अपनी कब्र के लिए वो गड्ढा खुद खोद रहे हैं। शुक्रवार को भी डेविड का वीडियो जारी किया गया था और डेविड के परिवार ने हमास पर क्रूर प्रचार और बंधकों को भूखा रखने का आरोप लगाया है। साथ ही इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं तो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दिया है कि वो यूक्रेन के साथ अपनी जंग को 10 दिन में ख़त्म कर दे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इसका असर होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। सीज़फायर तो दूर, यूक्रेन के हाथ से एक और शहर निकल गया है। रूस का दावा है कि चासव्यार आज़ाद हो गया है, यानी शहर पर रूस का कब्जा हो गया है। अब तक कहा जा रहा था कि ऊंचाई पर होने के चलते चासव्यार एक मजबूत किलेबंद बस्ती है, लेकिन इस किले को मॉस्को ने भेद दिया है। इसी के साथ रूस यूक्रेन के प्रमुख गढ़ों को घेरने में भी जुट गया है। रूसी सेना ने बखमुट की पश्चिमी सीमा पर मई 2023 में कब्जा कर लिया था, लेकिन इसे 15 किलोमीटर दूर ही चासव्यार शहर तक पहुंचने में रूस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब चासव्यार की लड़ाई ख़त्म हो गई है। रूसी सैनिकों ने शहर को कब्जे में ले लिया है, जो सामरिक महत्व के लिहाज से रूस के लिए काफ़ी अहम शहर माना जाता है। आगे के इस बुलेटिन में बात करूँ तो क्या इजराइल में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 22 महीनों से इजराइल को हमास के खिलाफ जंग में झोंकने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर आंच आ गया है? दरअसल ऐसी आशंका इसलिए लगाई जा रही है
क्योंकि नेतन्याहू को अपने घर में भी अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख सहित 600 से अधिक रिटायर्ड हो चुके इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिख दिया है। उन्होंने इस लेटर में ट्रंप की तरह को आग्रह करते हुए गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल की नेतन्याहू सरकार पर दबाव डालने को कहा है। पूर्व अधिकारियों ने सोमवार को मीडिया के साथ शेयर किए गए अपने ओपन लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि ये हमारा पेशेवर निर्णय है कि हम हमास और इजराइल के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं है। उन्होंने ट्रंप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले को कंट्रोल करने का आह्वान कर दिया है। आगे इस बुलेटिन में बात कर अदन की खाड़ी से होते हुए अवैध रूप से यमन जाते अफ्रीकी के कम से कम 68 प्रवासियों की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। यमन के तट पर 157 लोगों को ले जा रही एक नाव डूब गई है। हादसे में मरने वाले प्रवासियों की संख्या करीब 140 के पास बताई जा सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के यमन प्रमुख ने जानकारी दी है कि ये नाव यमन के दक्षिणी प्रांत अभियान में डूबा है। अब तक 68 शव बरामद किए गए हैं। 157 में से केवल 12 लोगों को बचाया गया है और दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभियान में सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि सभी मृतक और बचाए गए लोग अफ्रीकी देश इथोपिया के हैं। जीवित बचे लोगों को तत्काल इमरजेंसी चिकित्सक उपचार के लिए शकरा जनरल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि बचे हुए लोगों में से कुछ लोगों की हालत लंबे समय तक समुद्री पानी में रहने और थकावट के कारण गंभीर बन गई है। आगे इस बुलेटिन में बात करूं दोस्तों तो पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान ईरान के परमाणु अधिकारों के साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ ही पीएम शहबाज ने ईरान के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मित्र जो है वो बता दिया है। ये कहा है कि वो सबसे बड़ा मित्र देश भी कोई और है तो वो है पाकिस्तान। दरअसल गुज़िस्ता 2 अगस्त को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर ऐलान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मिलती हूँ किसी बड़ी नई खबर के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे नए चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कल किसी अहम मुद्दे के साथ। शब खैर। शुक्रिया दोस्तों।